हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई होती है जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग देखने वाले सोशल साइंस का बहुत ही अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है सब्जेक्टिव सवाल। आइए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है 19 सवाल है। जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को पता है 19 सवाल रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को कुछ कुछ करना होगा। जैसे 7 में से 5 करना होगा, लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में 5 में से 3 करना होगा। सभी बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, मतलब बिल्कुल आप लोग एग्जाम दे सको उसी पर। ठीक है, और ये जो सारे सवाल है दोस्तों प्रीवियस ईयर मॉडल पर से, आप लोग प्रीवियस ईयर मॉडल पर सारा कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कर लीजिए पिछले 4-5 साल का। और अगले 3 दिन जो वीडियो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, अगला 3 दिन जो होगा सोशल साइंस में बिल्कुल महातांडव वीडियो आएगा, मतलब बहुत अच्छे वीडियो सभी को देखिए। जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर मॉडल पर है उनको लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लाऊंगा। सारा क्वेश्चन आएगा, आप लोग का चिंता मत कीजिए, बस आप लोग वीडियो को देखिए। और एक दो क्वेश्चन अगर रिपीट भी होता है तो उससे खुद का रिवीजन कर लीजिए। जी हाँ, जितना आता है आप लोग देख लीजिए, और नहीं आता है तो पढ़ लीजिए, मतलब यहां से पढ़ लीजिए, और आता है तो रिवीजन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। चल, और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना और सभी को शेयर कर देना, ताकि सभी को सटीक जानकारी और अच्छे से एग्जाम दे पाए ये सारे पढ़ करके। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें आप लोग का टोटल 7 प्रश्न रहेंगे, बट आप लोग को सिर्फ 5 करना पड़ेगा। 5 कर दोगे तो 2 नंबर करके 10 नंबर मिल जाएगा। किस प्रकार के सवाल रहेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, हेनरी फोर्ड कौन था? आपको पता है दोस्तों, हेनरी फोर्ड बहुत बड़े कारों का निर्माता था। आप लोग फोर्ड मोटर्स सुने भी होंगे ना, फोर्ड मोटर्स के निर्माता कौन है? तो हेनरी फोर्ड है। और दोस्तों बहुत ही महंगे महंगे इनके कार है, जिसको अफोर्ड हम लोग नहीं कर सकते। वैसे तो हम लोग कार ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पता नहीं आप लोग का, बट मैं तो अभी नहीं कर सकता हूँ। तो हेनरी फोर्ड दोस्तों आप लोगों का बहुत बड़ी कार के निर्माता थे। और आप लोग इसमें बस इतना ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए। बस रटना नहीं है, समझ लो, पहले बोल रहा हूँ। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक मतलब उद्योग, ठीक है। उद्योग की क्रांति मतलब ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगने लगे। एक ऐसी क्रांति जहां पर बहुत सारे उद्योग लग रहे थे, और ये कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, वही चीज लिखा है, जो उत्पादन और उद्योग लगेंगे तो उत्पादन बढ़िया होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिया। बहुत वृद्धि हुआ था, एकदम लो, जितना लो सकता है उत्पादन हो रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्रियां लग चुकी थी, उद्योग लग चुके थे। इस क्रांति का श्रेय कहां से हुआ था? इंग्लैंड में। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, देख लो। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है। क्षेत्रीय मतलब अपना एरिया का दल, बोलता है ना ये मेरा एरिया है, अपन का इलाका, बोलता है ना ये भाई अपन का अड्डा है। तो बिल्कुल क्षेत्रीय दल मतलब अपना लोकल का जो नेता होता है ना, क्षेत्रीय दल उसको बोलते हैं। समझ रहे हो? ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए, हित मतलब अपने क्षेत्र के अच्छे के लिए कार्य करता है, उसे क्षेत्रीय दल बोलते हैं। और इसके कार्य का दायरा जो होता है वो सीमित होता है, बिल्कुल अपना क्षेत्र। जैसे मान लीजिए जो विधानसभा है, अपना जो सिंदरी विधानसभा या फिर आपका जो भी विधानसभा है, उस एरिया का ही काम देखेगा। ठीक है, अब बाहर का पूरा झारखंड में क्या वो नहीं देखने जाएगा, अपना लोकल एरिया में क्या होगा वो देखेगा वो। तो ये होता है क्षेत्रीय दल। खरीफ फसल भाई साहब जो अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं और जून जुलाई में बो देते हैं, खरीफ फसल हो गया। ऐसी फसल जिससे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। ऐसा कौन सा फसल होता है? धान होता है ना खरीफ फसल, जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? दोस्तों नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नेपाल में, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और श्रीलंका में दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था, याद रखना। विदेश नीति से क्या तात्पर्य? विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य? जब कोई बाहरी देश या कंपनी हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश मतलब क्या? इन्वेस्ट, इंग्लिश बोलते हैं इन्वेस्ट करता है, हमारे देश के कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। भाई साहब मैं तुमको पैसा दूं, अपने फैक्ट्री को बढ़ाओ, मुनाफा होगा तो मुझे भी देना, या फिर अपने उसका पार्टनरशिप कर लेता है, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। वही चीज़ है जो हमारे देश या देश के द्वारा या कंपनी द्वारा हमारे देश में निवेश करता है। मतलब मान लो कोई बाहरी देश है, ठीक है, जब कोई बाहरी देश या कंपनी हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में, या तो हो सकता है हमारे देश आकर वो अपना खुद का फैक्ट्री खोल दे, या फिर हमारे जो देश में फैक्ट्री उसी के साथ पार्टनरशिप कर ले, उसमें इन्वेस्ट करेगा और बोलेगा चलो दोनों मिलकर उत्पादन करते हैं, दोनों मिलकर लाभ कमाएंगे। तो ये हो गया विदेशी निवेश। समझ लो भैया एग्जाम का, क्योंकि अभी रटने का समय नहीं है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण मतलब दोस्तों नियंत्रण या छूट में नियंत्रण, या ऐसा कोई रूल लगाया गया जिसमें छूट देना होता है। तो देखो ये उदारीवाद का क्या अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण या नियंत्रण में ढील देना है या उनसे हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। मान लो सरकार कोई रूल लगा दिया है, ठीक है, जिसको बिजनेस करने में दिक्कत हो रही है, जिससे बिजनेस करने में दिक्कत हो रही है, सरकार ने ऐसा रूल ला दिया। अब सरकार उन रूल्स को हटा लेगी, वो जो पाबंदी लगा दी लिया गया था सरकार तो हटा लेगा, तो उसे ही बोलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण हो रहा है भैया, सरकार अच्छे अच्छे रूल्स जो खराब रूल्स हटा रहे हैं, नियंत्रण जो होता है उसको हटा रहे हैं। ये था दोस्तों अति लघु। अब लघु उत्तरीय की बात करेंगे। चलिए लघु उत्तरीय हम लोग का दोस्तों 8 से लेकर के 14 तक रहेगा, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 7 सवाल रहेंगे, जिसमें आपको सिर्फ 5 करने होंगे, 3 नंबर करके 15 नंबर पॉकेट में भर लो जाओगे। चलो देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछ जाएंगे।
तो पहला सवाल है, तो हाथ से बने हुए वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताओं को लेकर। हाथ से बने हुए मतलब वो फैक्ट्री में नहीं बनते थे, वो हाथ से बुन बुन कर बनते थे, समझ रहे हो। जैसे हाथ से बने वस्त्र की दो विशेषताएं क्या क्या है। हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं। हाथ से बन रहा भाई साहब, कैसे भी डिजाइन चाहेगा, छोटे छोटे डिजाइन भी कर सकते हो, हाथ से घुमा फिरा के डिजाइन बना सकते हो। तो उसमें बिल्कुल बारीक डिजाइन बना सकते हैं हम लोग, जो मशीन से संभव नहीं होता है। मशीन का तो एक सांचा होता है, सांचा में डाल दो डिजाइन बन जाएगा, लेकिन हाथ में क्या, आप जॉब चाहो जैसा चाहो डिजाइन बना कर सकते हो। हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं, जो जल्दी नहीं फटते। और हाथ से दोस्तों जो बने वस्त्र होते हैं ना, वो जल्दी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा फटते नहीं है। देखो मशीन का यूज़ होगा, तो मशीन का यूज़ होने पर दोस्तों थोड़े से कमजोर भी हो जाते होंगे यहाँ पर वस्त्र, ठीक है। तो हाथ के यूज होने से ऐसा तो कुछ कमजोर नहीं होता होगा। तो हाथ से बने वस्त्र जो होता है काफी मजबूत टिकाऊ होते हैं, बट मशीन से वस्त्र उतना मजबूत टिकाऊ नहीं होते थे, पहले की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, संक्षेप में बनकर। दोस्तों आप लोग को काफी ऐसा सवाल भी मिलेगा जो रिपीटेड होगा, तो उसको समझ लीजिए, बस एक नजर दौड़ा लीजिएगा, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बढ़िया, और क्या ही कहूँ, देखो रिवीजन करो, पढ़ो, वक्त है यही पढ़ने का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। अब सोचो, ईस्ट इंडिया कोई कंपनी का नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बाहर से आया था, ब्रिटेन से आया था। बुनकर मतलब जो कपड़ा वपड़ा बुनता था, सिलता था, जैसे हम लोग दर्जी बोलते हैं ना, मान लो वही लोग बुनकर उस प्रकार का था जो कपड़ा बुनता था। तो उन पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। गुमास्ता मतलब क्या होता दोस्त, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, मतलब उसको वेतन मिलता था। किस लिए वेतन मिलता था, उसको ये देखने के लिए जो बुनकर बना रहा है सामान, जो सिलाई विलाई कर रहा है, बिल्कुल अच्छा कर रहा है कि नहीं। बुनकर सामान सील करके क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को ही तो दे रहा है, किसी और को तो नहीं बेच रहा है। क्वालिटी कैसे दे रहा है भैया, ये सारा चीज कौन देखता था, गुमास्ता देखता था। ऐसे गुमास्ता नागरिक होता था, आम नागरिक जैसे हम आप है, उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यस्त व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। अपना अकेला का अधिकार वो स्थापित करना चाहते थे, और कोई भी फैक्ट्री ना चले, सिर्फ हमारा ही अधिकार चले यहाँ पर, ठीक है। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे, यानी क्या बोलते थे हम लोग, गुमास्ता बोलते हैं। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है भाई साहब, खनिज का संरक्षण नहीं करोगे तो किसकी रक्षा करोगे। तो देखो, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करता है। दोस्तों अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं धीरे धीरे भी समझा सकता हूं, ठीक है। चूंकि आप, मैं समझता हूं आप लोग समझ जा रहे हो, तो समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, जल्दी से खत्म हो जाएगा। और नहीं समझ रहे हो तो मैं अगर धीरे धीरे बोलना चाहता हूं, मैं मतलब चाहते कि मैं धीरे धीरे समझाऊं, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग जैसे अच्छा लगे वैसे बोलना, मैं आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर है। खनिजों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों जो है खनिज पर डिपेंड है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। खनिज क्या है, सीमित है, और अनवीकरण योग्य है। लोहा क्या है, खनिज है, जो तो सीमित है ना। कोयला क्या है, खनिज है, सीमित मात्रा में है। अभ्रक क्या है, खनिज है, सीमित मात्रा में है। सौर ऊर्जा खनिज थोड़ा है, वो तो असीमित मात्रा में है। तो जो खनिज होता है दोस्तों सीमित मात्रा में होता है, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा, और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। मान लो एक दिन कोयला समाप्त हो गया तो कहाँ से यूज करेगा, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी होगा, आपका बेटा का बेटा का बेटा का बेटा कैसे यूज करेगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, खनिजों का, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी ताकि इसका इस्तेमाल कर पाए। राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, वर्णन करने बोला। तो देखो, राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य होता है क्या क्या, देखो सबसे पहले राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। बिल्कुल, चुनाव कौन लड़ता है, राजनीतिक पार्टियां ही लड़ती है ना। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। वो अपना नीति और कार्यक्रम तय करता है। नीति मतलब क्या, मैं जनता के सामने ये बात लाऊंगा, हाँ मेरा ये नीति है, मैं इस आधार पर कार्य करता हूँ, ठीक है। और अपना कार्यक्रम तय करता है कि हाँ चलो भाई, मैं इस जगह जनसभा करूंगा, मैं इस यहाँ जाकर लोगों का हेल्प करूंगा, ठीक है। अपना नीति तय करता है, हाँ मैं इस नीति पर चुनाव लड़ूंगा, हाँ मैं जीत जाऊंगा, ये चीज करूंगा, अगर मैं जीत गया तो वो चीज करूंगा। इस प्रकार की नीति और कार्यक्रम तय करता है, और वो चुनाव लड़ते हैं। सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता मतलब क्या होता है दोस्त, मतलब जनता की बात को सरकार तक पहुंचाती है, और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाती है। ऐसा काम कौन करता है, राजनीतिक दल करते हैं, समझ रहे हो। अगला है, सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती है जो गरीब जनता को जाननी चाहिए, तो उन सब के बारे में भी जनता को जागरूक करती है, जानकारी देती है। अगला सवाल है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। बिल्कुल है दोस्तों, आप लोग खुद से इसको लिख सकते हो। जी हाँ, जैसे कि को शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। क्या बोल रहा है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती। बिल्कुल, अगर मान लो अनपढ़ आदमी रहेंगे, ठीक है, तो ये लोकतंत्र बिल्कुल हानि ही है। क्यों, उसको मान लो कल 100 रुपया दे के कोई अपना, उसको 100 रुपया दे दिया, ठीक है, और उसको भुला लिया और बोले क्या चलो भाई तो मुझे वोट दे रहा। लेकिन ये क्या है, ये दोस्तों गलत है ना।
पैसा के आधार पर तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, शिक्षा विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपनी या विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। बोला जब तक हमारे देश के आदमी शिक्षित नहीं रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, देखो आगे कि कोई भी देश अपने आप विकसित नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की गंभीर चुनौती है। जी हाँ, अगर अशिक्षित है तो दोस्तों लोकतंत्र काम अच्छा नहीं करता है। ठीक है, लोग पैसों के बल पर चुनाव जीत जाता है, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग विश्व व्यापार संगठन WTO के दो उद्देश्यों को लिए। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका दो उद्देश्य क्या क्या देख लो। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है, उसमें समानता हेतु खुलापन हो और बिना किसी के भेदभाव। देखो क्या बोला, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है, जो विश्व के बहुत सारे देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा, ठीक है, एक देश दूसरे देश का व्यापार करेगा, उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। मतलब बहुत सारे देश जो आके व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल समानता हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं चलेगा भैया। जितने सारे देश व्यापार कर रहे हैं सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, सभी के साथ समान रूल है। ठीक है, खुलापन हो और क्या, और वह बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। ये है दोस्तों किसका उद्देश्य है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो चलिए दीर्घ उत्तरीय को देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि G77, मतलब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे यहाँ से हम लोग। दीर्घ उत्तरीय में दोस्तों लोग 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 3 का जवाब देना होगा, 5 नंबर करके मिल जाएगा और टोटल 15 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो 15 15 30 और 10 40। दोस्तों जितना सब्जेक्टिव में बताऊंगा ना, उसमें से अगर कर लेते हो तो 40 में से आपको 35 प्लस कहीं नहीं जाएगा आपका। और अगर आपका राइटिंग अच्छा हो, लिखने का शैली अच्छा हो, तो 40 में से 38 39 40 तक भी ला सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हो रहा है G77 देशों से क्या आप क्या समझते हो। G77 नाम ही दर्शा रहा है क्या 77 देशों का समूह है भैया, अकेला नहीं है। G77 देशों का, विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है दोस्तों। ये विकासशील देश मतलब जो भी विकसित नहीं हुए हैं, डेवलप्ड नहीं हुए हैं, जैसे हम लोग का भारत हो गया, ठीक है, उस प्रकार से ये 77 देशों का समूह है, 77 विकासशील देशों का समूह है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ। संगठित मतलब क्या, एक साथ मिला हुआ है, अपना गुट बनाया हुआ है। टोटल 17 देश जिसमें है, और अपना अर्थव्यवस्था मतलब अपना जो अर्थव्यवस्था क्या, अपना जो बाजार को, जो उसमें व्यवसाय होगा, मतलब कह सकते हो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रगति देने के लिए एक साथ संगठित हुआ है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। क्या बोल रहा है, जो G77 देश किसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपका उसका जो संसाधन है उस पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तब बिना मतलब का संसाधन इधर खर्चा हो रहा है, जैसे झारखंड में कोयला खर्चा हो रहा है, इधर उधर कचौरी हो रहा है, तो संसाधन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, और संसाधन रहेगा तो भैया उसे बेचकर तो पैसा मिलेगा ना। अब ऐसा नहीं कि चलो भाई औने पौने दाम में अपना संसाधन बेच रहे हैं, अपना कोयला लोहा सब बेच रहे हैं, ऐसा नहीं, ताकि उसे उचित दाम मिले, कच्चा माल का सही दाम मिले, और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। अब दोस्तों जब G77 देश हो जाएगा, 77 देशों का समूह हो गया, तो ये सारे देश अपने आप दूसरे से व्यापार करेंगे मजा से एकदम, समझ रहे हो। उसका माल एक देश का माल दूसरे देश में जाकर बेचा जाएगा। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के हित की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में अपना बात रखने वाला, अपने विकासों की बात रखने वाला, अपने हितों की बात रखने वाला जो G77 है ना, अकेला है, वन एंड आर्मी है, सबसे बड़ा गुट है। जो दोस्तों G77 को ब्रिटेन वुड्स के संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। ब्रिटेन वुड्स में दोस्तों जब हुआ था, ब्रिटेन वुड्स में विकासशील देशों को वो उतना स्थान नहीं मिला था, तब क्या बोला, विकासशील देशों का आ गया गुस्सा और उन्होंने अपने लिए G77 बना लिया, समझ लो। और इसीलिए दोस्तों इसकी संतानों की प्रतिक्रिया में देखा जाता है। चलो आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। तो देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं, कोई एक नहीं भैया, अनेक सारी है। क्या क्या है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए, और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया था। क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्था है, लोकतंत्र को अच्छा बनाया जाए, इसमें दोस्तों चुनौती, इसमें रुकावट क्या आता है। तो देखो इसमें क्या है, बोला लोकतंत्र में अनेक चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहले लोकतंत्र विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है, ठीक है, लोकतंत्र विस्तार का अर्थ क्या होता है कि सत्ता में
विकेंद्रीकरण। दोस्तों यहाँ पे लोकतंत्र के विस्तार का अर्थ होता है, यहाँ पे चुनौती मत लिखना, लोकतंत्र के विस्तार का अर्थ होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए। बिल्कुल, लोकतंत्र तभी तो अच्छा बनेगा ताकि सत्ता में सभी को साझेदारी मिले। इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाइए। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता को विभिन्न भागों में बांटा गया, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, स्थानीय सरकार में। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों में बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन इकाइयां। समझ गए हो। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि को भेदभाव मिटाने की चुनौती है। देखो ये है चुनौती, ठीक है, समझ गए। ये तो आपका सत्ता, उसको मतलब सत्ता में विस्तार के लिए ये चीज नियम है, हाँ ये चीज अच्छा हो। लेकिन चुनौती क्या है, रुकावटें क्या है, हमारे देश में अलग अलग वंश के, अलग लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग स्थानों में लोग रहते हैं, और सभी का, और इसी यही जो दोस्तों भिन्नता होता है, यही जो होता है भेदभाव मिटाने के लिए, मिटाने की चुनौती, इसमें जो मिटाना है भेदभाव, ठीक है, सभी को साथ में लेकर चलना लोकतंत्र के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायत राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। समझ रहे हो दोस्तों, ये तब का बात है, ठीक है। पंचायत राज की स्थापना की गई है। सत्ता में क्या बोल रहा है, साझेदारी को विस्तृत करने की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 33% है ना, कई राज्यों ने अभी इसे बढ़ा करके 50% भी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे 33% आप लोग लिख सकते हो अभी, क्योंकि मैक्सिमम पहले से चला आ रहा था। कुछ राज्यों ने इसे 50% कर दिया है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। भैया मुद्रा की भूमिका, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। तो इसकी भूमिका आप खुद से लिख सकते हो। क्या देखो, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु खरीद सकते। मुद्रा मतलब रोकड़ा भैया, रोकड़ा, पैसा जो होता है उसी की तो बोल रहा है। तो ये कह सकते हो कि पैसा की क्या भूमिका है किसी देश की अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था मतलब क्या, देश का जो बाजार है, पैसे कमा रहा है लोग, वही अर्थव्यवस्था हो गया। देश जितना अच्छा चलेगा, जितना सामान बेचाएगा, जितना लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास जितना पैसा होगा उतना अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, ठीक है। तो मुद्रा की क्या भूमिका है देखो, तो भाई साहब मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। व्यापार में तो मुद्रा को बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है व्यापार में। क्योंकि मेन मुद्रा, भाई साहब अगर किसी का डील भी हो रहा है तो मेन बीच में क्या आता है, मनी ही आता है। मनी पर ही सारा चीज़ है। अगर कोई दो देश व्यापार कर रहा है तो उसमें भी बीच में मनी आएगा। दो राज्य व्यापार कर रहा है तो उस भी बीच में मनी आएगा। कोई एक सामान को बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, तो भी बीच में मनी चाहिए, ठीक है। आप अपने दोस्तों को पार्टी देने जाओगे तो भी बीच में मनी चाहिए, क्योंकि मनी के बिना कुछ नहीं होता है, सब कुछ मनी है। समझो, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा नौकरी मिलेगा, फाइनली आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, इसमें भी मनी है। मतलब हर जगह मनी मनी है, समझ रहे हो। क्यों, अब सारे व्यापार में तो मुद्रा, क्योंकि आप कोई सामान खरीदने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो व्यापार में तो मुद्रा का अहम भूमिका होता ही है। बजट निर्माण में मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर इसे मापा जाता है। मतलब बजट देता है ना सरकार, चलो भाई इतना बजट दिए, जैसे मोदी ने घोषणा कर दिया, मैं झारखंड को 5 करोड़ रुपया, चलो 5 करोड़ तो बहुत कम है, 5,000 करोड़ रुपया का दान देता हूँ, या फिर झारखंड का बजट में 5,000 रुपया का मैं मदद करता हूँ। तो जितना ज़्यादा दोस्तों मतलब मुद्रा का दाम, मुद्रा बढ़ेगा उतना बजट अच्छा होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना भी मुद्रा में की जाती है, जिसकी मुद्रा, इसलिए मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। राष्ट्रीय आय कितना हो रहा है, मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय को गणना करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। कैसे आय ये करेगा कि इसके पास चलो कितना चावल है, वो ज़्यादा धनी है। मुद्रा देखा जाता है किसके पास कितना पैसा है, ये नहीं देखा जाता किसके पास कितना चावल है, किसके पास कितना आटा है। पैसा किसके पास कितना है, उसके आधार पर धनी और गरीब मापा जाता है। इस प्रकार की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। भैया क्यों, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य दोस्तों उज्ज्वल ही है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए सौर ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। और आप लोग अब देखे होंगे गांव में भी दोस्तों सोलर पैनल लग गया है ना, पोल पोल में जाके सोलर लाइट लगा दिया है, ऊपर में पैनल लगा दिया है, तो तेजी से प्रचलित हो रहा है, तेजी से आ रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम करने में सहायता मिल रही है, और यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा को विभिन्न जगहों पर लगाया जा रहा है, ठीक है, स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये इससे पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। क्योंकि प्रदूषण कम हो रहा है ना, प्रदूषण कम होगा तो पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा। हमें तेल या गैस का आयात करने पर भी हमें काफ़ी मात्रा में विदेशी निवेश की मुद्रा देनी पड़ता है। हम जब तेल या गैस का आयात करते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत मात्रा में दोस्तों विदेशी मुद्रा का खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे यहाँ से तेल लाओगे वहाँ की मुद्रा होनी चाहिए ना। अब वो लोग रुपया तो लेगा नहीं, समझ रहे हो।
इसके स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर हम काफी ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, और इसके स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर हम काफी ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, इसलिए इसका भविष्य उज्जवल है। समझ रहे हो? अगर हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो पेट्रोल बचेगा। जैसे मान लो बोलते हैं ना, अभी तो स्कूटी चार्जिंग वाला निकल गया, कहीं तो सोलर वाला स्कूटी निकल जाएगा, मतलब सूर्य की रोशनी जितना देर से उसी से चार्ज हो जाएगा, तो फिर पेट्रोल की मतलब इस सबका उतना जरूरत घट जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए इसका भविष्य काफी उज्जवल है। देश में बेकार पड़े बंजर जमीन पर सुदूरवर्ती इलाकों में सौर ऊर्जा स्थापित किया जा सकता है, मतलब कहीं भी जो वहाँ पर खेती होती नहीं होता है वहाँ पर सौर ऊर्जा आप पैनल लगा सकते हैं। और अंतिम सवाल है, भारत प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करिए। मैं आप लोग को पहले ही बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह मतलब क्या? ऐसी कृषि जिसमें लोग जीवन को निर्वाह करने के लिए, बस अपना पेट पालने के लिए कृषि की जाती है, उसे ही बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसको पहले भी हम बता दिए थे, आज देख लो, सिंपल सा है, पहले भी का बहुत सा वीडियो में बताया। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो बोल देना, नेक्स्ट में बता दूंगा। का साइड 1-2 वीडियो में इसको समझा भी चुका हूँ। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना, सभी को शेयर जरूर करना। बिल्कुल इसी प्रकार के दोस्तों 19 सवाल आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग का 1 से लेकर के 7 रहेगा 2 नंबर वाले, जिसमें आपको 5 करना पड़ेगा, 2 नंबर करके 10 नंबर मिल जाएगा। 8 से लेकर के रहेगा 14 तक, जो कि रहेगा 7 सवाल, 5 करने होंगे, 3 नंबर करके 15 मिल जाएगा। और मिलेगा 15 से लेकर के 19, 5 सवाल रहेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 5 सवाल में से 3 करना है, 5 नंबर करके मिलेगा 15 नंबर, 15, 15, 30 और 10, 40 नंबर यहाँ से आप उठा लोगे, बिल्कुल छाप लोगे। तो बस मेहनत कीजिए, पढ़िए और बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।